हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2026 हो चुका है एंड एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, आपको ये पता होगा कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन शाम को जेईई एडवांस की तरफ से पेपर्स रिलीज़ कर दिए गए थे। बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी तक उनकी तरफ से स्टूडेंट्स की जो रिस्पॉन्स शीट्स हैं वो रिलीज़ नहीं हुई हैं एंड ऑफिशियल आंसर की वगैरह ये सब रिलीज़ नहीं हुआ है। बट स्टिल मैट्रिक्स की तरफ से मैट्रिक्स की वेबसाइट पर हमने आंसर की एंड डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू जेईई एडवांस 2026 की एनालिसिस। इसमें हम लोग पेपर का पैटर्न, ब्रांच वाइज एनालिसिस, चैप्टर वाइज एनालिसिस, क्लास वाइज एनालिसिस की 11th क्लास के सिलेबस का कितना वेटेज था, 12th क्लास का कितना वेटेज था, चैप्टर वाइज क्या वेटेज था एंड डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस, ये सारी एनालिसिस आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज शेयर करेंगे आपके साथ। एंड ओवरऑल हमारा जो वर्डिक्ट है कि पेपर जो है ये सारी एनालिसिस हम लोग कंपेयर करेंगे विद 2025 जेईई एडवांस पेपर। तो फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि ये जो पेपर था कंपेयर टू 2025 वेयर डज इट स्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। सबसे पहले पेपर पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो इस बार पेपर 1 में 4 सेक्शंस आए थे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर एक्सपेक्टेड था एंड एमटीसी सिंगल करेक्ट, मैच द कॉलम सिंगल करेक्ट वाले टाइप के। इन सभी सेक्शंस में 4 क्वेश्चंस थे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो सिंगल करेक्ट वाली कैटेगरी में +3 -1 था, करेक्ट होने पर 3 एंड नेगेटिव मार्किंग थी। एमसीक्यू में अब की बार मार्किंग स्कीम में हल्का सा चेंज किया था उन्होंने, +4 था फॉर ईच राइट करेक्ट क्वेश्चन, बट पार्शियल मार्किंग थी। एक ऑप्शन सही किया तो +1 +2 +3 या फिर +4 ऑल ऑप्शंस करेक्ट अगर आपने टिक किए। बट द नेगेटिव मार्किंग विच यूज्ड टू बी -2 दैट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम -2 टू -1। नेगेटिव मार्किंग -2 से -1 कर दी थी। अब इसका इम्पैक्ट ओवरऑल स्कोर्स पर, स्टूडेंट्स पर क्या आएगा, कट ऑफ पर क्या आएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट -2 से -1 करने से एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की शायद कोशिश करेंगे। बट द फैक्ट रिमेन्स कि क्वेश्चन अभी भी उतना ही डिफिकल्ट है कि इस क्वेश्चन को पूरा सही करना, यानी कि ऑल द करेक्ट ऑप्शंस उनको सेलेक्ट करना, उसकी चांसेस नहीं बढ़े, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी उतनी है। तो दीज क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट एंड दे आर स्टिल डिफिकल्ट। द ओनली थिंग दैट चेंज्ड इज नेगेटिव मार्किंग -2 से -1 कर दिए, तो शायद अटेम्प्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाए। नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, डेसिमल वाले क्वेश्चंस, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी एंड एमटीसी एससीक्यू क्वेश्चंस थे, इनमें नेगेटिव मार्किंग थी। नेक्स्ट पेपर 2 जो था उसमें भी 4 सेक्शंस थे, सिंगल करेक्ट, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल एंड पैराग्राफ स्टेम। इसमें मार्किंग स्कीम में सिंगल करेक्ट जो था +3 -1 अगेन, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस थे अगेन ईच क्वेश्चन पार्शियल मार्किंग, ऑल करेक्ट किया तो +4, नेगेटिव मार्किंग -1। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एंड लास्ट कैटेगरी थी पैराग्राफ स्टेम टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एक पैराग्राफ, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस जिनका जो आंसर था वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में देना था अपने को। एंड ये जो क्वेश्चंस थे ये सिर्फ 2 मार्क्स के थे, +2 एंड देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, +2 एंड 0। सो दिस वाज द होल पैटर्न। 60 मार्क्स का फर्स्ट पेपर था, 60 मार्क्स का सेकंड पेपर था इन ईच सब्जेक्ट, 120 मार्क्स पर सब्जेक्ट, देन 360 मार्क्स टोटल। तो ये ओवरऑल वेटेज था। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समराइज किया कि नेगेटिव मार्किंग किन किन क्वेश्चंस में थी और किन में नहीं थी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजिक्स पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ब्रांच वाइज एनालिसिस से। तो ये फिजिक्स की ब्रांचेस है, जो पूरा सिलेबस है हमने उसको 7 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइक 2025, सिमिलर टू 2025, यू कैन सी कि इस बार भी हाईएस्ट वेटेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली ब्रांच का था। लास्ट ईयर 34 मार्क्स का वेटेज था इसमें इस बार 38 मार्क्स का था। Again, next, general physics comprises of units and dimensions, measurement and error. ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब जनरल फिजिक्स में आते हैं, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो। बट सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चन इसमें आते नहीं है जेईई एडवांस में। सो द रिमेनिंग 2 टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दिस। तो इसमें 2025 में 14 मार्क्स का वेटेज था, इस बार 12 मार्क्स का है। सिमिलर मैकेनिक्स पार्ट 1, वी अज्यूम मैकेनिक्स पार्ट 1 टिल रोटेशन, जो काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन वाला पार्ट है दैट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 1। उसका वेटेज बढ़ गया, लास्ट ईयर 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इस बार 18 आए। मैकेनिक्स पार्ट 2 इज आफ्टर रोटेशन, जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, एसएचएम, वेव्स ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स ये पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग ग्रेविटेशन, ये मैकेनिक्स पार्ट 2 आता है। मैकेनिक्स पार्ट 2 का वेटेज कम हुआ है, लास्ट ईयर 21 मार्क्स का था, इस बार 11 मार्क्स का है। देन कम्स मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का भी वेटेज 12 मार्क्स था लास्ट ईयर, इस साल 7 मार्क्स है। ऑप्टिक्स
का वेटेज बड़ा है, लास्ट ईयर 12 मार्क्स का था, इस साल 18 मार्क्स का है। एंड थर्मल फिजिक्स का वेटेज एग्जैक्टली सेम है, 16 मार्क्स का इस बार भी है। इसमें ये ब्रांच वाइज एनालिसिस है, इसमें पेपर 1 एंड 2 में क्या डिस्ट्रीब्यूशन था दैट इज ऑल्सो गिवन। लाइक जनरल फिजिक्स जो थी, जो मैंने कहा मेजरमेंट एंड एरर एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस वगैरह, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था पेपर 1 में, बट पेपर 2 हैड 12 मार्क्स क्वेश्चंस। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास वाइज एनालिसिस कि 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस है ना, उसके अक्रॉस क्या डिस्ट्रीब्यूशन था। तो क्लास 11th के पेपर 1 में 11th और 12th 11th वाले क्लास के अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें 11th और 12th का, तो पेपर 1 में 34 और 26 था। ऑलमोस्ट सिमिलर सा 8 मार्क्स का डिफरेंस है, 11th का वेटेज हल्का सा ज़्यादा, 12th का थोड़ा सा कम। लेकिन पेपर 2 में देखोगे तो ये डिफरेंस ड्रास्टिक हो गया। पेपर 2 वॉज हेविली फ्रॉम क्लास 12th, 15 मार्क्स एंड देन 45 मार्क्स। अब अगर ओवरऑल देखें अपन तो 11th और 12th क्लास का वेटेज अगर देखें तो 2026 में 49 एंड 71 है, लास्ट ईयर 44 एंड 76 था, तो 5 मार्क्स का इधर उधर हुआ है। स्टिल 12th क्लास का जो वेटेज है दैट इज हायर कंपेयर टू 11th। दिस इज चैप्टर वाइज एनालिसिस। एक एक चैप्टर यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है और उसके 2026 के पेपर 1, पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, ओवरऑल कितने और 2025 में कितने आए थे। इन दिस लिस्ट वी कैन सी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे और इस साल बिल्कुल ही नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स हो सकता है किसी क्वेश्चन में लग रहे हो, बट एक क्वेश्चन जो कि कंप्लीटली फ्रॉम सेंटर ऑफ मास हो, वो इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पिछले साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ऐसे अगर अपन और देखें तो अपने को नीचे दिखेगा ग्रेविटेशन चैप्टर का इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि लास्ट ईयर 7 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ग्रेविटेशन चैप्टर के। सो ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें अपने को दिख रहा है कि ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है, उसमें लास्ट ईयर 4 ही मार्क्स का क्वेश्चन था। इस बार पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आया एंड टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए अकेले फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अनदर मेजर चेंज दैट यू कैन सी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Last year it was 15 marks from electrostatics. This year only 8 marks. तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिख रहा है। These are the remaining chapters. देखो KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स यूजुअली जो कि हैवी वेटेज टॉपिक होता ही है, वो 2025 में भी 12 मार्क्स का था, इस बार भी 12 मार्क्स का आया। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ मेजर डिफरेंस। रोटेशन चैप्टर जो है उसका इंडिपेंडेंट रोटेशन चैप्टर का जो क्वेश्चंस थे वो पिछली बार एक भी नहीं था, इस बार लेकिन 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं रोटेशन से, मैकेनिक्स वाले पार्ट से। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर चेंजेस जो मैंने पॉइंट आउट कर दिए। सो दिस इज चैप्टर वाइज एनालिसिस। लेट्स गो ऑन टू डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट जो कि स्टूडेंट्स जिसका वेट कर रहे होते हैं। दे वांट टू नो कि ये पेपर जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में डिफिकल्ट था या इजी था या सेम लेवल का था, जिससे कि उनको ये पता लग जाए, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ एंड किस नंबर पे क्या रैंक आई थी ये पता होता है हमको। तो कोई अगर हमको ये बता दे कि ये पेपर पिछले साल से डिफिकल्ट था या ईजी था, तो वी कैन एस्टिमेट कि हमारे जो नंबर आ रहे हैं उस पर लास्ट ईयर के बेसिस पे हमें क्या मिलता और इस साल उससे कुछ बेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी पता लग जाता है। So this is a subjective analysis. Obviously ये कोई objectively अपन बता नहीं सकते which question is easy, medium और moderate और difficult, but ये एनालिसिस 2025 में भी हमने किया था एंड 2026 में। तो हमारे हिसाब से जो 2025 की एनालिसिस थी उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पेपर है ये 25 के कंपैरिजन में इजी है या डिफिकल्ट है। बाकी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट एग्जैक्टली कितने मार्क्स का आया दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। सो यू कैन सी पेपर 1 में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 19, 20 मार्क्स का, 19, 24 एंड 17 मार्क्स इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आए थे। इसी को अगर पेपर 2 में देखें अपन तो पेपर 2 में इजी 15 मार्क्स कम हो गए, मॉडरेट लगभग सेम से 26 एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो थोड़े से बढ़ गए। ओवरऑल अगर देखें एंड लेट्स कंपेयर इट विद 2025, तो इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स थे 34 मार्क्स इस बार हमने कंसिडर किए। लास्ट ईयर इट वाज 38। मॉडरेट में 50, लास्ट ईयर इट वाज 53 एंड डिफिकल्ट में इट वाज 29, दिस ईयर इट इज 36। यानी कि ऑब्वियसली ये मॉडरेट में भी थोड़े से कम हुए, इजी में भी थोड़े से कम हुए और वो सारे कहाँ गए, डिफिकल्ट में गए। यानी कि दिस ईयर जो पेपर है वो स्लाइटली मोर डिफिकल्ट था कंपेयर टू 2025 इन फिजिक्स। तो ये ओवरऑल वर्डिक्ट है फिजिक्स का कि जब पेपर 1 हुआ था तो उस 17 मई के दिन जब स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आ रहा था
वो ये आ रहा था कि पेपर 1 फिजिक्स का बहुत डिफिकल्ट आया है, एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक आया है, फिजिक्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं आया है पेपर. व्हाट आई फेल्ट इज कि पेपर 1 माइट हैव फेल्ट मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट स्टार्ट. जो पेपर 1 था ना, उसका जो फर्स्ट सेक्शन था सिंगल करेक्ट वाला, वो सिंगल करेक्ट में जो 4 क्वेश्चन थे उसमें से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे. एंड क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही डिफिकल्ट हो जाती है तो ओवरऑल जो हमारा फ्लो होता है ना, वो जो सब्जेक्ट है उसका फ्लो वो बिगड़ जाता है. तो वो पेपर हमें डिफिकल्ट लगता है, हमारी परफॉर्मेंस जो हमारी एक्सपेक्टेड है उससे नीचे चली जाती है. सो इट प्लेज अ बिग रोल कि हमारा स्टार्ट कैसे हुआ पेपर. तो आई थिंक वो सिंगल करेक्ट वाला सेक्शन डिफिकल्ट आने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. जो स्टूडेंट्स ये जो फील आ रही थी उनको कि पेपर 1 वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड इट माइट इम्पैक्ट द ओवरऑल एवरेज स्कोर इन पेपर 1 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. क्योंकि शुरुआत ही अगर डिफिकल्ट हो जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है. तो पेपर 1 इसलिए मोर डिफिकल्ट लगा होगा, दैट इज व्हाट आई फील. जबकि पेपर 2, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस में भी देखा कि पेपर 2 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की जो नंबर वेटेज था वो ज़्यादा था, इजी क्वेश्चंस कम थे. तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर 2 वाज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू पेपर 1, है ना. बट स्टिल जो रिव्यू आ रहे थे वो यार पेपर 1 तो बहुत ही डिफिकल्ट था. उसके लिए मुझे लगता है ये रीज़न रहा होगा. बाकी ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल वाज स्लाइटली मोर देन जेईई एडवांस 2025. दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ फिजिक्स पेपर. तो जे एडवांस 2026 का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसका अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसमें अपन वही सब बातें फिर से करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए. जैसे कि पूरे पेपर में 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं उनका क्या वेटेज रहा होगा, केमिस्ट्री के जो अपने 3 बड़े सेक्शंस हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, उनका क्या वेटेज रहा होगा. और ये जो वेटेज है इनका ये पिछले साल यानी कि 2025 के कंपैरिजन में इनका वेटेज ज़्यादा था, कम था. हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ चैप्टर्स ऐसे रहे होंगे कि जिनमें से सवाल पिछले साल तो बहुत पूछे गए थे परंतु इस बार इतने नहीं पूछे गए हों. ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे सामने एनालिसिस है वो ब्रांच वाइज एनालिसिस है कि केमिस्ट्री की जो 3 ब्रांच है अपने पास, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, उसमें से कौन कौन से ब्रांच से इस बार कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो देखिए अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो पेपर 1 में 19 जो मार्क्स हैं उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे. पेपर 2 में ये जो नंबर था 15 हो गया. अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो टोटल 34 मार्क्स जो है ना उसके क्वेश्चन अपन से पूछे गए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ये 34 मार्क्स जो हैं अगर मैं टोटल इसका सम करूं इन सब का तो सम करने पर जो अपने पास नंबर आता है जो लगभग 120 का होता है दोनों पेपर को मिला के. तो आउट ऑफ दोज 120 मार्क्स अपने से 34 मार्क्स के क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से पूछे गए थे. अगर मैं इसी नंबर की तुलना करूं 2025 में पूछे जाने वाले मार्क्स से तो 2 नंबर यहां पर कम पूछे गए थे. ठीक है, जो लगभग जिसको अपन बराबर बोल सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दूसरा जो अपना एनालिसिस है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में पेपर 1 में 18, पेपर 2 में 23, टोटल अपना कितना हो जाएगा 41. और ये नंबर भी बेटा पिछले साल की तुलना में जो है 2 नंबर यहाँ से कम पूछे गए हैं. अब देखिए जाहिर सी बात है कि यदि इनऑर्गेनिक में भी 2 नंबर के सवाल कम पूछे गए हैं, फिजिकल में भी 2 नंबर के कम पूछे गए हैं, तो जो 4 नंबर हैं ये जरूर उसने इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है मार्क्स में बढ़ा दिए यहाँ पर. ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि टोटल जो अपने मार्क्स हैं उनका वेटेज की यदि अपन बात करें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से लगभग ऑलमोस्ट इक्वल जो मार्क्स हैं उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है कि उसने या तो एक एससीक्यू ज़्यादा पूछ लिया होगा या फिर हो सकता है कि कोई जैसे स्टेम वाले जो क्वेश्चंस थे वो 2-2 नंबर के थे, कोई 2 वो ज़्यादा पूछ लिए होंगे. तो 1 या 2 सवाल जो है वो उसी में उसने ज़्यादा पूछा है. ठीक है, और इन दोनों की तुलना में जो इनऑर्गेनिक है उसका नंबर थोड़ा कम रहा है. तो ये जो अपने एनालिसिस है ये अपन ने बेटा किसके बेसिस पे किया अभी तक, ये किया अपन ने ब्रांच के बेसिस पे एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि 11th क्लास के जो चैप्टर्स थे और जो 12th क्लास के चैप्टर्स हैं उसके बीच में उसने डिस्ट्रीब्यूशन कैसा सा रखा है इसकी अपन बात करते हैं. तो बेटा 11th क्लास में जो पेपर 1 था उसमें से 22 मार्क्स के क्वेश्चन थे, पेपर 2 में 7 मार्क्स के थे. दोनों को कंबाइन करने पर 29 मार्क्स के क्वेश्चन 11th क्लास के जो अपने चैप्टर्स हैं उनसे पूछे गए हैं. ठीक है, पिछले साल की तुलना में ये 7 नंबर ज्यादा हैं, मतलब इस बार उसने 11th के वेटेज को बढ़ाया है.
ऐसा कहना इस डेटा के बेसिस पे थोड़ा गलत होगा। क्यों वो गलत है उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो 12th क्लास है उसमें 38 एंड 53 के साथ ओवरऑल 91 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं। आपको देख कैसा लग सकता है कि सर पिछली बार तो ना 98 मार्क्स के पूछे गए थे, इस बार ना उसने 91 के पूछे 12 से, तो क्या इसने उस बार क्या उसने इस बार 11th का वेटेज बढ़ा के 12th का वेटेज कम किया है? तो आंसर है नो। अगर आपने पूरा पेपर देखा है, पेपर 1 और पेपर 2 2026 का, तो आपको उसमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस बार जो सवाल थे जो 12th क्लास के चैप्टर से बिलोंग करते थे, उनमें 11th क्लास के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले सवाल बहुत कम थे। जबकि पिछले साल जो 2025 का पेपर था, वो यदि आपका देखा हुआ है तो वहां पर आप यदि ये चीज चेक करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले बार के बहुत सारे सवाल जो 12th क्लास के थे, उनमें थोड़ा बहुत यूज उन क्वेश्चंस में 11th क्लास के कॉन्सेप्ट का भी था। तो पिछले साल क्या हुआ था कि जिन क्वेश्चंस को 12th क्लास में अपन ने काउंट किया था, जिनके मार्क्स को, वो प्योरली 12th क्लास बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे। उनमें से कुछ 11th क्लास के कॉन्सेप्ट भी थे, इसलिए इसका वेटेज बढ़ गया था। अगर मैं उन 11th क्लास के जो क्वेश्चंस कुछ बीच बीच में मिक्स थे थोड़े थोड़े, अगर उनका वेटेज उनको वापस दे दूं तो वापस देने पर जो नंबर 11th का है थोड़ा बढ़ जाएगा और 12th का थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 2026 में बहुत सारे सवाल जो देखे गए उनमें 12th क्लास के क्वेश्चंस में कंट्रीब्यूशन केवल 12th क्लास के चैप्टर्स का ही था, 11th वालों का इतना नहीं था। तो इस बार आप ऐसे कह सकते हो कि 12th का वेटेज एक्चुअल में बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्लास 11th और क्लास 12th में से ज्यादा वेटेज इस बार आया है क्लास 12th का, जो पिछले साल इतना नहीं था। पिछले साल ज्यादा वेटेज तो 12th का ही था, परंतु अगर इस साल से मैं तुलना करूं तो इस साल की तुलना में पिछले साल 12th का वेटेज थोड़ा कम था। समझ में आया कि नहीं है? तो बेटा इस चीज से अपन दो एनालिसिस करेंगे। क्या दो एनालिसिस करेंगे? समझते बने क्या करके दो एनालिसिस क्या करेंगे? 2025 और 2026 अगर मैं 12th के वेटेज की बात करूं तो ज्यादा 12th का वेटेज 2026 में, और अगर मैं 11th की बात करूं 11th के वेटेज की, तो ज्यादा वेटेज 11th का 2025 में था। बस आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या कह रहे हो, ये नंबर बड़ा है। नहीं, नंबर दिखने में बड़ा है ना। लेकिन है ना, पिछली बार कुछ सवाल ऐसे थे जो 12th वाले में अपन ने काउंट करने पड़े थे, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट 12th के चैप्टर के भी थे, ठीक है। जैसे आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई पी ब्लॉक का सवाल है। उस पी ब्लॉक में किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछी हुई है, परंतु उस कंपाउंड के किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेरिजन करवा रखा है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या कोई जेड इफेक्टिव जो है उसका उसने डेटा यूज कर रखा है। तो उसमें 11th का कॉन्सेप्ट तो यूज हुआ ही है, तो इसलिए ये एनालिसिस कुछ ऐसा है। अगर मैं दोनों ईयर्स की बात करूं, दोनों ईयर्स की, कि 11th और 12th में से किसका वेटेज ज्यादा आता है, तो बेटा नो डाउट 12th का वेटेज दोनों ही ईयर्स में ज्यादा आया है, ठीक है। चलिए बेटा अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने एनालिसिस पर। वो है चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए। मतलब इसमें अपन ये देखने वाले हैं कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले से कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चंस थे पेपर 1 में और पेपर 2 में 15 थे, तो अब अपन देखेंगे कि ये कौन कौन से चैप्टर से आए थे। तो चलिए देखते हैं अपन। केमिकल बॉन्डिंग से अकेले पेपर 1 में 7 नंबर के क्वेश्चन थे, 7 मार्क्स, कम 2 सवाल थे, मतलब बेसिकली अकेले पेपर 1 में, ठीक है। जबकि वहीं पेपर 2 में 3 थे। टोटल की बात करूं तो वो 10 था। पिछले साल भी 8 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके सवाल वो लगभग हर साल कुछ ना कुछ जरूर पूछता है, ठीक है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पेपर 1 में 4 नंबर के क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन था। पेपर 2 में भी 4 नंबर के थे, टोटल 8 थे, यहाँ 7 था। तो इससे फिर एक बात और समझ में आती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स जो किसी ना किसी टाइप की बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, अरे भाई कोऑर्डिनेशन में तो एक बॉन्डिंग ही है, तो किसी ना किसी टाइप की बॉन्डिंग के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं उनसे एडवांस में लगभग जो है पिछले 2 सालों में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अगला,
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में इस बार कुछ नहीं पूछा गया, ना पेपर 1 ना पेपर 2। पिछली बार जो है 4 नंबर का एक सवाल पूछा गया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स अकेले पेपर 1 में 8 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, ग्रुप 17 से आए थे, ग्रुप 18 से आए थे, है ना। और पेपर 2 में 4 नंबर का सवाल आया था एक, और टोटल थे 12 नंबर के, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। 3 गुना, आप ऐसे कह सकते हो लगभग लगभग जो है 200% ज्यादा जो सवालों पूछे गए हैं, जितने थे उसमें उसने 200% और ऐड कर दिए। 3 गुना जो है उनसे पूछे गए थे अकेले पी ब्लॉक से, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में 2026 में कोई सवाल नहीं आया, जबकि इधर जो है 7 नंबर के सवाल आए थे 25 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट से पेपर 1 में कोई क्वेश्चन नहीं था, पेपर 2 में 4 नंबर का सवाल था, 2021 में कुछ नहीं, 25 में कुछ भी नहीं पूछा गया था। टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन, देखिए जो बच्चे इसको देख रहे हैं, एज सच ये इनऑर्गेनिक में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस पी डी एफ ब्लॉक क्वालिटेटिव एनालिसिस में चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ जो एक सिमिलर से पैटर्न वाले रिएक्शंस हैं, उनको अपन ने एक जगह कंबाइन करके एक ऐसे ग्रुप बना रखा है जिसको अपन टाइप ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। उस टाइप ऑफ रिएक्शन से इस बार सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, जबकि 2025 में 6 नंबर का सवाल यहां से आया था, जिसमें बेटा मैं एक छोटा सा स्टार लगाना चाहूंगा इस बात पर। हुआ क्या था कि 2025 में अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग पे एक सवाल आया था कि उनको हीट करने से कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती हैं। अगर अपन उन क्वेश्चंस को टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में ग्रुप नहीं करें तो बेटा फिर वो सवाल पी ब्लॉक का बन जाता है, और जब पी ब्लॉक का बनेगा तो जब ये 6 नंबर और 4 नंबर आपस में जुड़ेंगे तो बेटा टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आप इनको पी ब्लॉक से भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसका जो कैटेगराइजेशन है वो अलग कर रखा है, तो इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है यहाँ पर, ओके। तो ये टोटल अपने 19, 15, 34 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे इनऑर्गेनिक से, उसके बारे में अपन ने बात कर ली है। अगला फिजिकल केमिस्ट्री पीसी जो है उसकी अपन बात करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर टोटल 8 नंबर के सवाल, पिछली बार एक भी नहीं पूछा। काइनेटिक्स 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे थे, पिछली बार 4 के पूछे थे, थोड़ा उसने वेटेज दिया है अब की बार काइनेटिक्स को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12वीं क्लास का एक बहुत ही लेंदी और बहुत ही बड़ा और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें उसने पिछले साल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे थे, उनको कम करके 3 नंबर पे लिया है एकदम। इस बार उसका वेटेज उसने थोड़ा कम रखा है, ठीक है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो वेटेज उसने बढ़ाया कहां है। गैसेस स्टेट 4-4 नंबर के सवाल पूछे दोनों साल, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम इस बार कुछ नहीं पूछा, पिछली बार 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। कुल मिला के आपको मैं कहूं तो बेटा पिछली बार उसने इलेक्ट्रो और आयनिक, जिनसे काफी मिक्स सवाल बनते हैं, उन 2 चैप्टर से ही मिला के उसने अकेले 20 नंबर के सवाल पूछ लिए, 20 नंबर के सवाल। और अब की बार उसने 3 नंबर और 0 नंबर 3 नंबर के सवाल पूछे। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? जो बच्चे ये मेरी वीडियो मतलब अभी जिन्होंने पेपर नहीं दिया है काफी टाइम बाद देखेंगे, उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि जो ऐसे परसेप्शन बना लेते हैं कि पिछली बार तो पेपर में उस चैप्टर से इतने सारे सवाल आए थे, मतलब अब की बार भी उतने आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके सामने है कि पिछली बार 12 और 8 20 नंबर के सवाल इन 2 चैप्टर से आए थे, जो इस बार सिर्फ 3 नंबर के आए। दोनों ही काफी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं वाले, ठीक है। नेक्स्ट बेटा रेडॉक्स में 26 में कुछ नहीं पूछा, 25 में 3 नंबर का क्वेश्चन था। सॉलिड स्टेट में 25 में क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं पूछा, ठीक है। 4 नंबर का सवाल आया था 2025 में। इस बार उसने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो बेहद आसान सा चैप्टर होता है, उससे टोटल 8 नंबर के सवाल पूछे हैं और पिछली बार 4 के पूछे थे। इस बार जो 8 नंबर के सवाल पूछे गए हैं वो ऐसा नहीं है 2 क्वेश्चन से, वो दरअसल 2 नहीं टोटल 3 क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चंस में से 2 जो थे वो बेटा 2 स्टेम वाले सवाल थे, और एक स्टेम वाले क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं।
तो 4 नंबर का सवाल तो ये हो गया, और एक 4 नंबर का उसने कोई और क्वेश्चन पूछ लिया है। टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन जो सॉल्यूशन से पूछे थे, यही उसने यहाँ पर बढ़ाए हैं। जो बेसिकली उसने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कम करे थे ना, वो उसमें बढ़ा दिए। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो में बेटा देखिए टोटल 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे हैं, पिछली बार नहीं पूछे गए थे। सरफेस केमिस्ट्री में हर बार इसने 4-4 नंबर के सवाल पूछे हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के दोनों जो ईयर्स हैं 25 और 26, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज लगभग बराबर रखा है। बराबर रख के उसने जहां आयनिक और इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस काटे हैं, वहीं पर सॉल्यूशन के थोड़े से बढ़ा दिए उसने। ठीक है, ये कुछ वेटेज रहा है पेपर का। चलिए इसी के साथ अपन बात करते हैं नेक्स्ट और अपने केमिस्ट्री की जो लास्ट ब्रांच है उसकी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एल्काइल हैलाइड एल्कोहल ईथर में 25 में 8 सवाल थे इस बार, सॉरी 8 मार्क्स थे, 8 सवाल नहीं 8 मार्क्स थे, इस बार आधे करके 4 कर दिए हैं। एमाइन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में 25 में थे 4 नंबर का, इस बार एक भी नहीं पूछा गया है। एरोमेटिक कंपाउंड को में इस बार पूछ लिया है, पिछली बार नहीं पूछा था, तो कुल मिला के जो इसका क्वेश्चन था उसकी जगह एरोमेटिक का पूछ लिया, आप ऐसे कह सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से इस बार 4 नंबर के सवाल पूछे थे। पिछली बार थोड़े ज्यादा ही पूछ लिए थे इससे, जो इस बार कम कर दिए इसने। ठीक इसी प्रकार बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, जो अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत लेंथी चैप्टर होता है, उसके बेटा दोनों ही जो ईयर्स हैं उसमें वेटेज उसने सेम रखा है। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, कोई खास फर्क नहीं है वेटेज में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगभग सेम है। ठीक है, वो 4 नंबर 3 नंबर के कारण 7 और 8 रह गया होगा, है ना, बाकी बिल्कुल सेम है। फिर बात करते हैं बेटा अपन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ की। 25 में कोई सवाल नहीं पूछा था, इस बार एक क्वेश्चन उससे भी इसने पूछा है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 में सवाल पूछा था, इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऐसा चैप्टर जिसमें अपन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं। इस बार एक सवाल पूछा था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, कीमो सेलेक्टिविटी पे, कि आपको 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दे दिए और 2 अलग अलग रिएजेंट दे दिए और पूछा कि इनमें से कौन सा रिएजेंट किसको रिड्यूस करेगा नहीं करेगा, इसकी बात उसमें की थी। उसके बाद है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में दोनों जो हैं वो 25 में 4 सवाल थे और जो 26 है उसमें 7 नंबर के सवाल पूछे गए थे, 7 मार्क्स के, सॉरी, और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं है। फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां 25 में केवल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे थे, इस बार उसने वेटेज डबल करके उसको 8 मार्क्स कर दिया है। देखिए इस चैप्टर वाइज एनालिसिस में ऐसा पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोल रहा हूं, परंतु उसमें पूरा क्वेश्चन अकेले पीओसी से नहीं हो, कुछ उसका पार्ट जो है पीछे वाले चैप्टर से भी हो सकता है, लेकिन हमें उसको एक ही चैप्टर में ऐड करना था, तो मैंने सीक्वेंस में जो आगे आने वाला चैप्टर है उसको उसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे लास्ट पार्ट जिसका आपको इंतजार था वो है डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस, कि ये क्वेश्चन पेपर पिछले साल की तुलना में डिफिकल्ट था या इजी था। एक तो ये एनालिसिस, पेपर 1 और पेपर 2 में से कौन सा पेपर केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो डिफिकल्ट था, इसकी बात अपने को करनी है। अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं 2026 में, तो इजी क्वेश्चंस थे वो 3 नंबर के ही इजी क्वेश्चंस हैं पेपर 2 में, जबकि 19 मार्क्स के इजी क्वेश्चंस पाए गए हैं किसमें, पेपर 1 में। तो इस सेगमेंट ने तो इसको डिफिकल्ट बना दिया। मैं डिफिकल्टी अगर इंडेक्स की बात करूं तो फिर तो इस इजी वाले पार्ट की वजह से अभी तक ये डिफिकल्ट बन चुका है, अभी तक। दूसरा मॉडरेट की बात करूं तो पेपर 1 में मॉडरेट जो लेवल के क्वेश्चंस थे वो थोड़े कम थे, इसमें मॉडरेट लेवल के बढ़ गए। तो बेटा मॉडरेट लेवल इधर कम है इधर ज्यादा है, मतलब मैं कहता हूं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसके कारण भी बढ़ा होगा। और रही सही कसर तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस ने पूरी कर दी। जहां पर पेपर 1 में सिर्फ 19 मार्क्स के क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट थे, पेपर 2 में 27 मार्क्स के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। तो ये तीनों बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हाँ, पेपर 2 इस बार का डिफिकल्ट था किसकी तुलना में, पेपर 1 की तुलना में। एक बात तो ये। अब बात करते हैं बेटा 2025 और 26 के ओवरऑल की बात करें।
25 में जहां 32 मार्क्स के क्वेश्चंस इजी थे, वहां इस बार केवल 22 मार्क्स के क्वेश्चंस ही इजी हैं। मतलब उसमें 32 नंबर ऐसे थे जो बच्चे आसानी से ला सकते थे, इस बार कम ही ला पाएंगे। दूसरी बात, मॉडरेट जो थे मार्क्स, मॉडरेट जो थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा हल्का सा, वो इस बार ज्यादा थे मॉडरेट वाले उसकी तुलना में। डिफिकल्ट की अगर मैं टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करूं, उनके अगर मार्क्स की बात करूं, वो लगभग बराबर था, इधर सिर्फ 2 ही नंबर का फर्क है। तो मैं इन 2 बातों से ऐसे कह सकता हूं कि 25 की तुलना में 26 का जो पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट तो था। ठीक है, कितना डिफिकल्ट था? तो थोड़ा डिफिकल्ट था। अब वो इंडिविजुअल बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट होता है वो बेटा इस बात पर डिपेंड करता है कि उन टोटल 3 आवर्स में से उसने पेपर को कैसे मैनेज किया है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस उसने सिलेक्ट किए हैं, कौन से क्वेश्चन करने के लिए बैठा होगा, तो वो सब उन पर डिपेंड करता है। तो अपना बेटा फाइनल जो एनालिसिस है वो ये है कि पेपर 2 डिफिकल्ट था, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? पेपर 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरी बात, जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा था 25 के कंपैरिजन में 26 का जो था वो ज्यादा डिफिकल्ट था 25 के कंपैरिजन में, और पेपर 2 डिफिकल्ट था पेपर 1 के कंपैरिजन में। ओके, तो आई होप आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से समझा होगा। ठीक है, आप इसके बेसिस पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है केमिस्ट्री वाले पार्ट की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जे एडवांस 26 में मैथ्स का पेपर एज कम्पेयर टू 25 कैसा रहा है, इजी रहा है, डिफिकल्ट रहा है, अक्रॉस द ब्रांचेस क्या क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस कौन सी ब्रांच में आए हैं, 11th और 12th में क्या रहा है, इजी क्वेश्चंस कितने थे, मॉडरेट कितने थे, डिफिकल्ट कितने थे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रांच वाइज एनालिसिस करते हैं। ये टोटल 6 ब्रांचेस हैं। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 कैलकुलस की है, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक वेक्टर 3D है। यहाँ आप देख सकते हो कि 25 में कैलकुलस से जो मार्क्स हैं वो लगभग 54 हैं, जबकि यहाँ 26 में अगर हम देखें तो 44 है। इसका मतलब कैलकुलस का थोड़ा सा वेटेज इस साल कम हुआ है। तो जो कैलकुलस का जो वेटेज कम हुआ है उसको उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बढ़ा दिया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, और वेक्टर 3D से भी थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है। अगर हम 11th और 12th, 11th का वेटेज कितना है, 12th का वेटेज कितना है, वो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 22 मार्क्स के 11th के चैप्टर्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे और 98 मार्क्स के 12th के चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे। इस साल 11th वाला जो है 22 से 34 हो गया, और वहीं जो 12th है वो थोड़ा कम हो गया। वैसे दिखने में आपको ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 12th का वेटेज बहुत ज़्यादा, पर इतना ज़्यादा बायस्ड नहीं है। इसमें आप समझ सकते हो कि भाई कोई क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, या मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन है, सीक्वेंस का एप्लीकेशन है, कोई ऐसा क्वेश्चन मान लो जैसे सीक्वेंस का एप्लीकेशन है, उसमें साथ में अगर कैलकुलस भी है तो उस क्वेश्चन को हम कैलकुलस में ही देंगे। तो ऐसे दिखने में 11th का जो वेटेज है थोड़ा कम नजर आ रहा है, पर एक्चुअल में इतना कम नहीं होता है। 11th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। लगभग 11th का जो वेटेज होता है 35 से 40% रहता है, और बचा हुआ जो वेटेज होता है 12th का होता है। इस साल थोड़ा सा उन्होंने 11th पे फोकस ज़्यादा किया है, लास्ट ईयर इतना फोकस था नहीं। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर्स का वेटेज देखें कि कौन से चैप्टर से कितना है, तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि मोरलेस सेम सा ही रहता है। बस ऐसा है कुछ चैप्टर से लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे इस साल नहीं पूछे गए। आप जैसे देख सकते हो कि बाइनोमियल थ्योरम से लास्ट ईयर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एक जो डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो देख रहे हो वो है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से। इस साल कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से ये डिफरेंस है। लास्ट ईयर 25 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि इस बार 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। बाकी आप कैलकुलस का आपने देख लिया था कि इंटीग्रल कैलकुलस का वेटेज काफ़ी कम हुआ है, तो आप वो यहाँ देख सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीधे 5 मार्क्स से कम हो गए वेटेज। आप यहाँ देख सकते हो कि हाइपरबोला का थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया। वो हमने देखा था कि ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट ईयर 25 में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, जबकि इस बार 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। लिमिट से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैट्रिसेस से इस बार थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है मैट्रिसेस का।
मैक्सिमम मिनिमा का इस बार थोड़ा कम वेटेज है, बट ये हर साल होता है, ऐसे एग्जैक्टली फिक्स्ड नहीं रहता है कि जे एडवांस्ड में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि हर चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने ही हैं। वो वेटेज जो है अक्रॉस द चैप्टर्स काफ़ी चेंज होता है, ये यूजुअल पैटर्न होता है जे एडवांस्ड का। आगे अगर और हम चैप्टर से देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि पैराबोला से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। पी एंड सी का वेटेज सेम है, प्रोबेबिलिटी का भी मोर और लेस सेम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। रिलेशन जो है उसका वेटेज सेम है, स्टैटिस्टिक्स का भी वेटेज सेम है। ट्रिग्नोमेट्री का आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का जो है पिछले साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि इस बार ट्रिग्नोमेट्री से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। वेक्टर 3D जो है उसका वेटेज भी थोड़ा सा कम हुआ है इस साल। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफिकल्टी लेवल, तो डिफिकल्टी लेवल में अगर हम देखें 2025 में 24 मार्क्स के इजी क्वेश्चंस थे, जबकि इस बार 28 मार्क्स के इजी क्वेश्चंस हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस सेम ही है, जो 25 में जो मॉडरेट क्वेश्चंस थे वो 49 मार्क्स के थे, और इस साल मॉडरेट जो है 48 मार्क्स के हैं। अब जैसे अगर इजी में थोड़े मार्क्स बढ़े हैं तो डिफिकल्ट में जो है वो थोड़े कम हो गए। ऐसे दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि हल्का सा जो पेपर है वो इजियर साइड में है, बट एक आपको दूसरा फैक्टर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस साल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम आए थे। सिर्फ एक ही डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन था जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बाकी हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर 2-3 ज़्यादा आए थे, इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम आए थे। तो अगर हम यहाँ मैथमेटिक्स के ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मेरे को जो लग रहा है इस पेपर को देखकर, बस ये लग रहा है कि हल्का सा लास्ट ईयर कंपेरिजन में इजी पेपर है, बस हल्का सा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस आप ये चीज़ बोल सकते हो कि जो फिजिक्स में जो कैलकुलेशन ज़्यादा थे तो उसका इफेक्ट हो सकता है कि मैथ्स में पिछले साल जितने से ही मार्क्स आए। ये हमारा मैथमेटिक्स का ओवरऑल एनालिसिस है कि लास्ट ईयर जैसा सा ही इस साल का पेपर है, और एकदम स्ट्रिक्टली आप अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो स्लाइटली ऑन इजियर साइड एज कंपेयर टू 25। तो पेपर 1 पेपर 2 की भी अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के, तो पेपर 1 जो था वो एज कंपेयर टू पेपर 2 डिफिकल्ट था, और जो मैथमेटिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन करके 25 कंपेरिजन स्लाइटली इजियर साइड में था। ये मैथमेटिक्स का पेपर की बात हो रही है। अब मैं अगर ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स को अगर कंबाइन करके पेपर 1 पेपर 2 कंबाइन करके अगर कट ऑफ प्रेडिक्ट करना चाहूँ, तो जो कट ऑफ होगी लास्ट ईयर के जो 25 ये जो कट ऑफ है उससे आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 नंबर के आसपास कम रहेगी। बराबर भी रह सकती है, बट मोर और लेस ऐसे मान सकते हो आप भाई ±5 की रेंज में ही कट ऑफ रहेगी 25 के। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना है कट ऑफ में। 5 नंबर आप एकदम बहुत ज़्यादा माइन्यूटली बोलना चाहते हो तो फिर 5 नंबर थोड़ा सा कम बोल दीजिए। 25 कंपेरिजन में 26 से जो कट ऑफ होगी वो 5 नंबर के आसपास कम रहेगी। कट ऑफ मतलब वो पोजीशन जहां पर आईआईटी में सीट मिलना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का जे एडवांस्ड 26 का ओवरऑल एनालिसिस है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, और फिर लास्ट में ओवरऑल कट ऑफ के बारे में आपको बताया गया है। थैंक यू।